नमस्कार दोस्तों। ग्लोबलाइजेशन ने जहां दुनिया को एक्सेसिबल बनाया था, एक दूसरे पर आत्मनिर्भर बनाया था व्यापार के द्वारा, कोरोना महामारी ने इस ग्लोबलाइजेशन की निर्भरता की पोल खोल दी। चाइना कैसे विश्व के लिए एक खतरा बनकर उभरा है, यह आज हम देख पा रहे हैं महामारी के दौरान। जब हम देखते हैं कि कोई ऐसा आपातकाल आता है या महामारी आती है तो प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन आज ज़्यादातर राष्ट्र अपने निजी हितों को साधने में लग चुके हैं। केवल और केवल हमारा भारतवर्ष ऐसा है जिसने ब्राज़ील, अफ़गानिस्तान, अमेरिका जैसे 30 देशों की मदद की है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि हमारा देश अभी एक विकासशील देश है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई मदद को अपने देश की मीडिया में इस प्रकार से दिखाया है जिस प्रकार हनुमान जी संजीवनी लाकर श्री राम की मदद करते हैं। उन्होंने एक और उदाहरण जीसस क्राइस्ट का देकर अपने देश की मीडिया में भारत की सरकार का आभार व्यक्त किया है। वहीं ब्राज़ील और चाइना के बीच आज तनातनी अपने शीर्ष पर है, क्योंकि चाइना ने वेंटिलेटर्स के निर्यात पर रोक लगा दी। वेंटिलेटर्स क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट करता था पहले से ही ब्राज़ील को, और केवल वेंटिलेटर्स ही नहीं, पीपीई किट्स, मास्क और चिकित्सक उपकरणों के निर्यात पर चाइना ने पूर्णतः पाबंदी लगा दी जानबूझकर। एक उदाहरण के लिए, अमेरिका की खुद की कंपनी चाइना में जो सेटअप की हुई थी, जो मास्क बनाती थी, उन्होंने मास्क तो बनाए लेकिन वो अपने देश तक नहीं पहुंचा पाए क्योंकि निर्यात पर जानबूझकर चाइना द्वारा रोक लगा दी गई। भारत की एपीआई सप्लाई को रोकने की इस महामारी के दौरान चाइना ने धमकी दी। और यह सब क्यों किया? क्योंकि इन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपनी ट्रेड पॉलिसीज के अंदर बदलाव किए। यदि चाइना एपीआई सप्लाई रोक देता तो दुनिया के अंदर एक नया और संकट पैदा हो जाता, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दवाइयों का बाजार भारत है। सारी दुनिया को सबसे ज़्यादा भारत दवाइयाँ निर्यात करता है। और ये जो एपीआई है, एपीआई एक बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है किसी भी दवाई का, जिसका उत्पादन चाइना के अंदर होता है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरीन, जो आज कारगर सिद्ध हो रही है कोरोना महामारी की लड़ाई में, जो भारत में बनती है, जिसका 70% निर्यात पूरी दुनिया में भारत करता है, उसका एपीआई चाइना से आता है। यदि हम इस एपीआई को रोक देंगे तो दवाइयों का निर्यात बंद हो जाएगा और दुनिया में अन्य बीमारियों के साथ साथ कोरोना महामारी से लड़ाई और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये सब कर कर चाइना ने यह तो सिद्ध कर दिया कि संपूर्ण विश्व उसके लिए बाजार है। मानवता नाम का कोई विचार ना चाइना के अंदर है और ना वो रखना चाहता। आज ग्लोबलाइजेशन का जो पुराना दौर था, सोचने का विषय आ गया है कि उस ग्लोबलाइजेशन के दौर को हटाकर एक अलग से रीग्लोबलाइजेशन का दौर हो, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए प्रत्येक राष्ट्र को निर्भर बनना पड़ेगा। और आज भारत को आत्मनिर्भर और स्वदेशी की तरफ चलना पड़ेगा। चाइना व्यापार को हथियार की तरह यूज़ करता है। हमें चाइना को इस ग्लोबल सप्लाई चेन से पूरी तरह से गेट आउट करना होगा और ये हमारे पास आखिरी समय है, ना तो स्थिति और भी भयावह होगी। दुनिया के विभिन्न देशों को एक अलग विकल्प की तलाश करनी चाहिए, जैसे साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका भारत को, वियतनाम को, ब्राज़ील को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, जो एक विकासशील लोकतांत्रिक विकल्प है। सुरक्षा उपकरण, चिकित्सा उपकरण, टेलीकॉम, मशीनरी, दवाइयाँ, ऐसी चीज़ों के लिए हमें हमारे देश को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। नहीं तो कभी भी आपातकाल की स्थिति में जो आज स्थिति है देश की, उससे भी भयावह हो सकती। हमारे इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब चाइना ने व्यापार को हथियार के रूप में यूज़ किया है, जिसको सेफ्टी का, स्वास्थ्य का हवाला देकर वह यूज़ करता रहा है। चाइना ने कनाडा के कैनोला तिलहन पर रोक लगा दी थी, जिससे प्रत्येक वर्ष $2 अरब का उसे नुकसान हो रहा था। जब स्थिति सामान्य हुई तो उस रोक को हटाया गया।
अमेरिका के ज्वार सोयाबीन पर रोक लगा दी गई, कभी अमेरिकन चेरी और संतरे पर रोक लगा दी गई, जब अमेरिकी सरकार ने अपने देश के अंदर जो कानून है, जो टैक्स के कानून थे, उनके अंदर बदलाव लाया। एक बार ऑस्ट्रेलिया के वाइन उत्पाद पर भी रोक लगा दी गई, जब ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच थोड़ी स्थिति तनावपूर्ण थी। कस्टम लॉज का बहाना लिया गया, जब स्थिति सामान्य हुई दोनों देशों के बीच, तब उसका आयात निर्यात दोबारा से शुरू हुआ। नॉर्वे से आने वाली साइमन मछली पर रोक लगा दी गई। यह बताया गया कि उसके अंदर कोई ऐसा वायरस है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब नॉर्वे से स्थिति सामान्य हुई तो वायरस अपने आप खत्म हो गया। फिलीपींस से एक बहुत बड़ा बिजनेस इनका होता है, वहाँ से केले का ये बिजनेस करते हैं। इन्होंने 104 जीव जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसी चीज़ों का हवाला देकर फिलीपींस से केलों के उत्पाद पर रोक लगा दी। जब स्थिति सामान्य हुई दोनों देशों की, तो वो 104 तरह के जीव अपने आप फिर से समाप्त हो गए। ऐसे बहुत से और उदाहरण हैं जब चाइना व्यापार को हथियार के रूप में यूज करता है। आज जब आप देखेंगे किसी भी देश में ऐसी महामारी आती है या आपातकाल लगता है, तो वह देश मछली के बिना भी रह सकता है, वाइन के बिना भी रह सकता है, कपड़ों के बिना भी रह सकता है, लेकिन वेंटिलेटर्स, चिकित्सक उपकरण, टेलीकॉम सुरक्षा को वह ताक पे नहीं रख सकता। इसलिए आत्मनिर्भरता से यह ज़रूर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ के आयात और निर्यात में सामंजस्य रखना है और किस चीज़ पर आत्मनिर्भरता रखनी है, जिससे ऐसी स्थिति में हमारा देश ना डगमगाए। यूपीए गवर्नमेंट में 2013 में वीएम कटोच ने और 2014 में भारत सरकार में अजीत डोभाल जी ने जो चाइना की ट्रेड पॉलिसी है उसको एक नेशनल थ्रेट करार दिया था। चलो अब देखते हैं कि भारत और चाइना के बीच कारोबारी रिश्ते कुछ वर्षों से कैसे रहे हैं और किस प्रकार के रहे हैं। चलो दोस्तों देखते हैं कि भारत इंपोर्ट क्या क्या करता है चाइना को। कॉटन, कपड़ा, कॉपर, प्राकृतिक रत्न और डायमंड इत्यादि। एक्सपोर्ट क्या क्या करता है? एक्सपोर्ट में ज़्यादातर होते हैं मशीनरी, चिकित्सक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑर्गेनिक केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स इत्यादि। 2000 वर्ष के अंदर भारत और चाइना की जो व्यापारिक साझेदारी होती है वो होती है 3 अरब डॉलर की, जो 2008 के अंदर बढ़कर हो जाती है 51.8 अरब डॉलर। और अमेरिका को पछाड़कर चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन जाता है। जब हम देखते हैं 2018 में वही व्यापारिक साझेदारी 95.5% की हो जाती है चीन की, और इसमें भारत बेचता कम सामान है, खरीदता 5 गुना ज़्यादा है, जिससे व्यापारिक घाटा जो भारत का होता है वो होता है 57.86%। तो ट्रेड इम्बैलेंस होता है, दूसरा एक एक रुपया जो भारत से चाइना कमाता है वह देश के खिलाफ यूज होता है। आज भारत के पास वह सब चीज़ है जिसको विश्व ढूंढ रहा है। एक वर्किंग एज पॉपुलेशन, एक चीप कम्युनिकेशन कॉस्ट, एक चीप लेबर कॉस्ट। लेकिन भारत सरकार को भी ऐसी डेलिब्रेट गवर्नमेंट पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जिससे हम अपनी यदि इंडस्ट्री सेटअप करें तो उसके लिए भी आत्मनिर्भर हो सकें, और दूसरा देश भी यदि हमारे देश के अंदर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहे तो उसको एक इजी एक्सेस मिले और जल्दी से जल्दी उसकी इंडस्ट्री के लिए क्लियरेंस मिले। उदाहरण के लिए जब हम एपीआई इंडस्ट्री की बात करते हैं कि हमारे देश में एपीआई इंडस्ट्री क्यों नहीं फली फूली, क्योंकि एपीआई इंडस्ट्री को हमारे देश में 18वीं सबसे पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्री के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण यहाँ पे उसका सेटअप बहुत मुश्किल होता है। कुछ देशों के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे एपीआई इंडस्ट्री यदि सेटअप की जाए तो उससे कम पोल्यूशन हो। वहाँ की टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, वहाँ की मशीनों को लाने के लिए भारत सरकार लोन की व्यवस्था करे। लोन की यदि व्यवस्था होगी तो प्राइवेट कंपनियां अपनी एपीआई इंडस्ट्री को लगाने में रुचि दिखाएंगे। जब हम देखते हैं
कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी अपने नियमों में थोड़ी बहुत रियायत देनी पड़ेगी, जिससे आसानी से क्लियरेंस मिल सके एपीआई जैसी इंडस्ट्री को, जो हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आत्मनिर्भर होने के लिए। भारत सरकार को चीन पर कोरोना महामारी की लागत थोपनी चाहिए, चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर शुल्क बढ़ाना चाहिए और इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, जैसे एपीआई की हमने बात की, तो गवर्नमेंट कंपनीज को भी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी हमारी स्वयं की जनता की भी है। जनता अपने स्वदेशी को देखें, स्वदेशी के विचार को अपनाएं और जो ग्लोबल सप्लाई चेन की तरफ हम खींचे जा रहे थे, आज देखते हैं इस कोरोना महामारी में हमारी सुरक्षा इस लोकल सप्लाई चेन ने की है। तो हम अपने स्वदेशी सामान को खरीदें, लोकल सप्लाई चेन को मजबूत करें, जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो एक भी रुपया देश से बाहर नहीं जाएगा, दूसरा हमारे ही लोगों का विकास होगा। मेरे साथियों, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ग्लोबल सप्लाई चेन की बात की। ये ग्लोबल सप्लाई चेन है क्या? ये BRI है क्या? ग्लोबल सप्लाई चेन उदाहरण के लिए कह सकता हूँ, जैसे मैं इस पिक्चर में दिखाऊंगा, एक हवाई जहाज की पिक्चर है, इसके अलग अलग तरह के पार्ट्स हैं। उदाहरण के लिए ये अलग अलग देश में बनते हैं, कोई चाइना में बनता है, कोई फ्रांस में बनता है, कोई अमेरिका में बनता है, कोई इंडिया में बनता है, लेकिन वो असेंबल अमेरिका में जाके होते हैं। इसको कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन। अलग अलग पार्ट्स अलग अलग देश में बनते हैं, लेकिन वो जाके एक जगह असेंबल होते हैं, जिससे प्रत्येक एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता बनती है देश की। लेकिन चाइना क्या करता है, जो इन पार्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है वो भी वह स्वयं करता है। ग्लोबल सप्लाई चेन में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तो वो है ही, साथ साथ सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर भी है। एक तो वस्तु का मूल्य कम होता है, दूसरा मुनाफा भी बढ़ता है इस ग्लोबल सप्लाई चेन में जब वो BRI से जोड़ता है। ग्लोबल सप्लाई चेन पे वह 30 वर्षों से काम कर रहा था और आज इस BRI पे वह 15 साल से काम कर रहा है। BRI है उसका रेलवेज का, सड़कों का, बंदरगाहों का नेटवर्क, जो वह दुनिया भर में फैला रहा है। हमें इस ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ना होगा, हमें उनकी इस BRI चेन को तोड़ना होगा, तभी एक तो हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे, तभी हमारा विकास कर पाएंगे। और सारी दुनिया जहां मानवता का मूल्य आज खोता जा रहा है इस चाइना के कारण, फिर से हम एक होकर इस महामारी से भी लड़ेंगे और जो ये वर्ल्ड इकोनॉमी ICU के ऊपर आकर बैठ गई है उसको हम दोबारा से पुनर्जीवित कर पाएंगे। तो आज के समय में रीग्लोबलाइजेशन और आत्मनिर्भरता दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।